वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन होगा ए, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकग्निशन। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकग्निशन। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकग्निशन अधिक उपयुक्त है। इसे संक्षेप में OMR के नाम से भी जाना जाता है। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए फिल्टर निस्यंदक प्रयुक्त किए जाते हैं। मोटर कार में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए फिल्टर निस्यंदक प्रयुक्त किए जाते हैं। पोलराइड से गुजरने पर प्रकाश ध्रुवण उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पतली क्या किया जाता है? फिल्टर निस्यंदक प्रयुक्त किए जाते हैं। पोलराइड से गुजरने पर प्रकाश ध्रुवण उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड तरंग युक्त किए जाते हैं। तरंग जब कंपन वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे संपीड़न कहते हैं। जब कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे संपीड़न कहते हैं। कौन सा यंत्र AF के सिग्नल के स्तर और शोर को मापन करता है? सोफोमीटर। कौन सा यंत्र AF के सिग्नल के स्तर को और शोर को मापन करता है? सोफोमीटर। ध्वनि वस्तुओं के कंपमान से उत्पन्न होती है। ध्वनि वस्तुओं के कंपमान से उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करती है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा की लंबवत गति करती है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहते हैं। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं। ध्वनि तरंगों में संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहाँ घनत्व तथा दाब उच्च होता है। ध्वनि तरंगों में संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहाँ घनत्व तथा दाब उच्च होता है। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में दाब परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में दाब परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन करती है। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में घनत्व परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में घनत्व परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। ध्वनि तरंगें जिस माध्यम में गमन करती है
उस माध्यम के कणों का अधिक घनत्व दाब उत्पन्न करता है तथा इसके विपरीत क्रम भी देखने को मिलता है। ध्वनि तरंगें जिस माध्यम में गमन करती हैं उस माध्यम के कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा इसके विपरीत क्रम भी देखने को मिलता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवन का निर्माण करती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवन का निर्माण करती है। किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य की परास 10⁻11 से 10⁻8 मीटर है। एक्स किरणें। किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य की परास 10⁻11 है। -4 मीटर है। एक्स किरणें। ध्वनि इस्पात में सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि इस्पात में सबसे तेज यात्रा करती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर कितनी होनी चाहिए? 17। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17। महिलाओं के वाक् तंतु पुरुषों के वाक् तंतुओं की तुलना में 5 मिलीमीटर कम लंबे होते हैं। महिलाओं के वाक् तंतु पुरुषों के वाक् तंतुओं की तुलना में 5 मिलीमीटर कम लंबे होते हैं। ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? आवृत्ति। ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? आवृत्ति। सोनार जिसको इको बोलते हैं, इको किस सिद्धांत पर आधारित है? सोनार इको के सिद्धांत पर आधारित है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। कौन सा तरंग जल की सतह एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? अनुदैर्घ्य और आड़ी दोनों। कौन सा तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटरबोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? अनुदैर्घ्य और आड़ी दोनों। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर पर सेकंड। डेसिबल की सहायता से क्या मापा जाता है? ध्वनि। डेसिबल की सहायता से क्या मापा जाता है? ध्वनि। एक गूंज तब सुनाई देगी जब आवाज के स्रोत तथा अवरोध की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। एक गूंज तब सुनाई देती है जब आवाज के स्रोत तथा अवरोध के कोच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। कौन सी तरंगे आसमान के किसी के माध्यम में आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश तरंग। कौन सी तरंग किसी आसमान कौन से तरल आसमान कौन से तरंग की कमी किसी भी माध्यम की आवश्यकता है? प्रकाश तरंगे। कौन सी तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंगों गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का एक उदाहरण है। गैसीय तरंगों में ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों में गैसीय माध्यम में ध्वनि की किरण का एक उदाहरण है।
किसी लहर की तीव्रता उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की ओर कहते हैं। किसी लहर की तीव्रता उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। किसी लहर की तीव्रता उस लहर की दिशा के लंबवत प्रति इकाई होती है तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई वॉट प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है वॉट प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है वॉट प्रति वर्ग मीटर। गूंज के लिए कौन कौन सा अंग जिम्मेदार है? परावर्तन। ध्वनि की तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार है?